guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. Today we'll be continuing with Analytic Philosophy course, Semester 5, Bachelor of Arts in Philosophy. So logical positivism. Now this is the name जो कि 1931 में coin किया गया था. It was given by Blumberg and Herbert Fagel to a set of philosophical ideas जिसको Vienna Circle ने put forward किया था. Now Vienna Circle was a group of people, kind of a society formed by a group of people, और जो ideas Vienna Circle ने put forward किए थे उसका नाम दिया गया था logical positivism. तो कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस लॉजिकल पॉजिटिविज्म की या जो सिनोनिमस एक्सप्रेशन जिसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अलावा हम बुला सकते हैं, जैसे कंसिस्टेंट एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल न्यू पॉजिटिविज्म. तो it is misleadingly used more broadly to include the analytical or ordinary language philosophies developed at Cambridge and Oxford. So हम डिस्कस करेंगे what this logical positivism is about. जो logical positivists थे, they thought of themselves as continuing a 19th century Viennese empirical tradition, closely linked with the British empiricism and culminating in the anti-metaphysical, scientifically oriented teaching of Ernst Mach. So basically, now इसके सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा what is meant by empiricism. So empiricism is basically एक ऐसा व्यू जिसमें हम कह रहे हैं कि जो नॉलेज डिराइव होती है वो नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस परसेप्शन डिराइव हो रही है. विद द हेल्प ऑफ सेंसेस हम सारी नॉलेज को डिराइव कर रहे हैं. ठीक है. सो जो एम्पिरिकल ट्रेडिशन है दैट वाज बेसिकली एक साइंटिफिकली ओरिएंटेड टीचिंग है. ओके. नाउ द पॉजिटिविस्ट थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज बीइंग हाईली साइंटिफिक एंड उन्होंने अर्नस्ट मैक की टीचिंग को फॉलो किया था. सो व्हाट हैपेंस इज 1907 में एक मैथमेटिशियन थे हैंस हैन, इकोनॉमिस्ट थे ऑटो न्यूरेथ, फिजिसिस्ट थे फिलिप फ्रैंक. ये सारे प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वियना सर्कल के. दे केम टुगेदर. उन्होंने एक इनफॉर्मल सा ग्रुप बनाया एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन फिलोसफी ऑफ साइंस. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले वी कैन स्टॉप एंड वी कैन सी what is Vienna Circle. तो Vienna Circle is the same thing, logical empiricism. Basically इसमें साइंटिस्ट भी थे, फिलोसफर्स भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, एंड दे वुड डिस्कस ऑन फिलोसफी ऑफ साइंस एंड एनालिटिक फिलोसफी. तो बहुत ही क्लोजली निटेड एंड क्लोजली लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का विद एनालिटिक फिलोसफी एंड विद फिलोसफी ऑफ साइंस. तो वो चाहते थे कि वो साइंस का एक ऐसा अकाउंट दे जो उसको जस्टिस करे, एक्चुअली में साइंस को जस्टिस करे. मैक डिड नॉट to the central importance of mathematics, logic and theoretical physics without abandoning Mach's general doctrine that science is fundamentally the description of experience. ठीक है. तो जैसे कि मैक ने एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया था क्योंकि इट इज बेसिकली एन एम्पिरिसिस्ट व्यू जो कि ये बोल रहा है कि जो नॉलेज हमारी डिराइव होती है वो नॉलेज जो है उसका सोर्स इज एक्सपीरियंस. सेंस एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज का सोर्स है. तो अर्नस्ट मैक के व्यू को अबैंडन किए बिना साइंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन देना. ठीक है. Now, as a solution to their problems, they looked to the new positivism of Poincare. In attempting to reconcile Mach and Poincare, they anticipated the main themes of logical positivism. देखिए क्या है. 1922 में वियना ग्रुप का एक इंस्टिगेशन हुआ. ठीक है. मोरिट्ज श्लिक जो था उसको वियना इनवाइट किया गया एज प्रोफेसर. वियना में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. ठीक है. जैसे कि मैक को इनवाइट किया गया था उसके पहले इन द फिलोसफी ऑफ द इंडक्टिव साइंसेस. अब इंडक्शन एंड डिडक्शन इज समथिंग जो हम बहुत थॉरली लॉजिक में प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो श्लिक एक ट्रेन साइंटिस्ट था एंड वन हिमसेल्फ एज एन इंटरप्रिटर ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अ कन्वर्जेंस और मेल्टिंग पॉइंट लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑफ साइंस एंड फिलोसफी. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा एम था वियना सर्कल के फिलोसोफर्स का. तो he was deeply interested in the classical problems of philosophy. मैक नहीं था.
तो मैक भी फिलोसफी ऑफ साइंस में थोड़ा वर्क करता था, लेकिन मैक से हम कंपेयर भी करते जा रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर ये जो नया ग्रुप फॉर्म हुआ था 1922 में, ये मैक से कैसे रिलेटेड था और कैसे रिलेटेड नहीं था. यू कैन कीप नोटिंग दीज पॉइंट्स डाउन. तो श्लिक के आसपास he was made the leader of the Vienna Circle, and उसके members में included थे Otto, Neurath, Friedrich Wiseman, and all of these people, ये जो थे वो उसके different members थे. And 1926 में रूडोल्फ कार्नैप को वियना इनवाइट किया गया एज अ इंस्ट्रक्टर इन फिलोसफी. नाउ दिस इज काइंड ऑफ not a much explanatory text, but this is the history of logical positivism कि कैसे कहाँ से शुरू हुआ, फिर कैसे श्लिक को इनवाइट किया, कार्नैप को इनवाइट किया. श्लिक जो था वो एक साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन का इंटरप्रेटर की तरह रिगार्ड किया जाता था, एंड जो कार्नैप था वो एक फिलोसोफर था, उसको फिलोसोफर एक इंस्ट्रक्टर ऑफ फिलोसफी की तरह इनवाइट किया था वियना सर्कल में. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बन गया. तो कार्नैप, श्लिक, दीज वर क्विकली मेड द इंपॉर्टेंट फिगर्स. उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने इनवाइट किया था, लेकिन वो वियना सर्कल के बहुत कोर में बहुत जल्दी फॉर्म हो गए थे. ही रोट मोर फ्रीली दैन द अदर मेंबर्स ऑफ द सर्कल, एंड इसलिए बहुत एज अ लीडर वो रिगार्ड करे जाने लगे. कार्नैप को एक एज अ फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन वो ऑलरेडी ट्रेन था, एंड वो फ्रेगे की इन्फ्लुएंस में आया. तो ही स्टडीड अंडर फ्रेगे एज वेल, मतलब इंस्पायर्ड बाय फ्रेगे एज वेल. तो लेकिन अर्नस्ट मैक एंड बर्ट्रैंड रसल से ही ज़्यादातर कार्नैप के आइडियाज इन्फ्लुएंस थे, फ्रेगे से इन्फ्लुएंस थे. सो अर्नस्ट मैक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कई जगहों पर. अर्नस्ट मैक की फिलोसफी से डिविएशन भी देखने को मिल रहा है, नॉट एग्जैक्टली फिलोसफी, बट अर्नस्ट मैक की वर्किंग या फिर पाथ से डिविएशन भी देखने को मिल रहा है हमें. लेकिन देन अगेन कार्नैप भी मैक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. अब हम बात करते हैं लडविग विटगेनस्टीन की एंड कार्ल पॉपर की. ये लोग सर्कल के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन इन मेंबर्स के साथ इनका रेगुलर डिस्कशन जरूर होता था. तो विटगेनस्टीन जो था वो श्लिक एंड वेइसमैन के बहुत क्लोज कांटेक्ट में था. तो विटगेनस्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, एनालिटिक फिलोसफी का पार्ट है दिस ईयर, हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द डेलिबरेशंस ऑफ द सर्कल. ऑफ कोर्स ये हर बार रहता है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस, बट देन दिस ईयर ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग. तो फॉर्चुनेटली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सो इट्स डिफिकल्ट टू चेंज इट. इट्स अ वेरी फंडामेंटल टेक्स्ट विटगेनस्टीन का, where it was interpreted as a development of British empiricism. तो ये जो विटगेनस्टीन का ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस था, इसको भी वियना सर्कल में काफ़ी डिस्कस किया जाता था. तो लुडविग विटगेनस्टीन जो था वो वियना सर्कल का पार्ट नहीं था, वियना ग्रुप का, बट काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में था मेंबर्स के. सर्कल जो था वो विटगेनस्टीन के वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल के साथ सर्कल ने अपने आप को असाइन कर दिया कि जो एक प्रोपोजिशन है उसका मीनिंग इज आइडेंटिकल विद द मेथड ऑफ वेरीफाइंग इट. कि प्रोपोजिशन का जो मीनिंग है is identical with the method of verifying it. That is, a proposition means that a set of experiences which are together equivalent to the prepositions being true. तो कहने का मतलब है कि जो उस प्रोपोजिशन का मीनिंग है वही उस प्रोपोजिशन का वेरिफिकेशन है, वही उस प्रोपोजिशन का जस्टिफिकेशन है. तो जो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलके प्रोपोजिशन को बनाते हैं वही सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस उस प्रोपोजिशन को ट्रू प्रूव करते हैं. विटगेनस्टीन ने ये भी दिखाया था कि कैसे एक एम्पिरिसिस्ट जो है वो मैथमेटिक्स एंड लॉजिक का एक सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट दे सकता था. कैसे एम्पिरिसिज्म को मैथमेटिक्स एंड लॉजिक के साथ एसोसिएट कर सकता था. तो ये विटगेनस्टीन ने दिखाया. उसने propositions of logic and mathematics को tautologies भी प्रूव किया था ना. tautologies are again जो tautologies हम again logic में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, which are true. अगर एक tautological statement true है तो उसके बाकी सारे different formations भी true ही रहेंगे. तो tautologies और identities के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, but then again they are independent of experience. कि टॉटोलॉजीज जो है मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस और लॉजिक के प्रोपोजिशंस टॉटोलॉजीज हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस है. मतलब दे आर ट्रू, यूनिवर्सल इन नेचर हमेशा, चाहे उसको एक्सपीरियंस करे या ना करे, चाहे किसी भी सिचुएशन में वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है, क्योंकि दे आर एम्प्टी ऑफ कंटेंट. दे आर नॉट हायर ऑर्डर ट्रूथ्स, वो उनमें कोई कंटेंट ही नहीं है.
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे, कि विटकिंस्टीन ने मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल प्रोपोजिशंस को टोटोलॉजी प्रूव किया था, जो बाकी फिलोसोफर्स ने भी किया है, लेकिन उसका रीज़न विटकिंस्टीन ने ये नहीं दिया था कि मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोपोजिशन एक हायर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ में बिलोंग करते हैं, बाकी सारे ट्रूथ से अबव है, बट बिकॉज उनके अंदर का कंटेंट इज एम्प्टी, दे डोंट हैव अ सॉलिड कंटेंट इन दैम। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में वियना सर्कल जो था वो एक छोटा सा ग्रुप था, मोस्ट पार्ट में जर्मन स्पीकिंग फिलोसोफर्स जो थे वो स्टिल जर्मन आइडियलिज्म को कमिटेड थे। तो न्यूरॉथ जो था उसके बहुत स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, was particularly insistent that the circle should act in a manner of political party, ताकि ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स को डिस्ट्रॉय कर सके, सोशल पॉलिटिकल रिएक्शन या सोशल पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट के फेवर में वियना सर्कल को वर्क करना चाहिए, ऐसा न्यूरथ का मानना था। सो न्यूरथ जो था वो जर्मन आइडियल, मतलब नॉट ओनली न्यूरथ बट जो जर्मन फिलोसोफर्स थे वियना सर्कल के, या वियना सर्कल की जो पोजीशन जर्मनी में थी वो बहुत कम थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा जर्मन आइडियलिज्म की तरफ डिवोटेड थी। 1928 में the significantly named Baron Ernst Marx Society was set up by the members of the circle with the avowed object of propagating and furthering a scientific outlook and creating the intellectual instruments of modern empiricism, कि कैसे मॉडर्न एम्पिरिसिज्म को एक साइंटिफिक आउटलुक दिया जा सकता है, जैसे कि हमेशा से रीजन को दिया गया है, तो एम्पिरिसिज्म के ऊपर फोकस करना और एक साइंटिफिक आउटलुक देना। श्लिक को वापस से वियना वेलकम किया गया 1929 में, एंड the thing is this manifesto traced the teachings of Vienna Circle back to such positives जैसे कि ह्यूम, मैक, इन सब philosophers को, logicians from Leibniz to Russell, utilitarian modernists from Epicurus to Mill, and socialists like Marx and Feuerbach and Herbert Spencer, Karl Menger। तो जर्मन ट्रेडिशन, हमने यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करी है कि यहाँ पर ह्यूम है, मिल है, कार्ल मार्क्स है, आइंस्टाइन है, एपिक्यूरियस है, तो ग्रीक्स है, सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जर्मन ट्रेडिशन फिलोसफर्स जो थे वो एब्सेंट थे, लाइक कांट। इमैनुअल कांट was a very important, not was, but इमैनुअल कांट का mention is very much absent from this. So दिस इज शोइंग कि कैसे वियना सर्कल का जो नेचर था वॉज वेरी लेस जर्मैनिक इन नेचर। In order to make its conclusion familiar to wider world, the circle organized a series of congresses. सबसे पहली कांग्रेस उन्होंने हेल्प की थी प्राग में 1929 में, मैथमेटिकल एंड फिजिकल, नॉट फिलोसॉफिकल बट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के ऊपर फोकस करते हुए। इसको अर्नस्ट मार्क्स सोसाइटी ने जॉइंटली स्पॉन्सर किया था, सोसाइटी फॉर एम्पिरिक फिलोसफी ने, जो कि बर्लिन ग्रुप था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बर्लिन ग्रुप था, बट स्टिल दिस वाज क्लोज टू द वियना सर्कल एंड उसकी इसका अप्रोच। इट वाज अ जर्मन ग्रुप बट स्टिल जो सोसाइटी फॉर एम्पिरिकल फिलोसफी है। मीनवाइल जो इंटरनेशनल अफिलिएशंस थे, दैट मीन्स मीनवाइल वियना सर्कल की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही थी, जैसे कि C.W. मॉरिस जैसे जो अमेरिकन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के बीच में एक लिंक देखा। हम बेसिकली यहाँ पर समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो जोग्राफिकली बाउंडेड था भी और नहीं भी था। एक टाइम पे जोग्राफिकली बाउंडेड था, लेकिन कैसे डिफरेंट फिलोसोफर्स ने उसको जोग्राफिकली कनेक्ट किया। हमने लॉजिकल पॉजिटिविज्म को ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के साथ कनेक्ट किया, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के साथ कनेक्ट किया। ये अपने आप में स्टैंड अलोन फिलोसफीज हैं जिनको सपोर्ट या पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेल फॉर्म्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन दे हैव बीन कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ वियना सर्कल एंड द लॉजिकल पॉजिटिविज्म। Okay, Great Britain में logical positivism, was attracted the interest of Cambridgeian philosophers like L. Susan Stabbing and names दिए हुए हैं basically। तो A.J. Ayer and Ayer ने तो काफ़ी ज़्यादा सर्कल के डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट भी किया। फ्रांस में लुई रूजियर जैसे फिलोसोफर्स थे जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से अट्रैक्टेड थे। नियो थॉमस थे, जिन्होंने वेलकम द पॉजिटिविस्ट क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म।
सो दिस इज हाउ डिफरेंट जोग्राफिकल स्कैंडिनेविया में कैसे हुआ, कैसे उन्होंने एक एंटी मेटाफिजिकल फिलोसफी फॉर्म करी, एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म कैसे अलग अलग जगहों पर काफ़ी प्रोमिनेंस ऑब्जर्व कर रहा था। पॉलिश लॉजिशियंस को हमें देखने को मिलता है, उन्होंने कैसे मेंबर्स ऑफ सर्कल पे एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दिया कार्नैप के ऊपर। हाइनरिच शोल्स को के अलावा जर्मन फिलोसोफर्स और बर्लिन ग्रुप जो थे वो थोड़ा अलूफ ही रहा, दूर ही रहा, मतलब एक तरह से जो इतनी इतनी सारी कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड फ्रांस एंड इतने सारे जो कंट्रीज जो पॉजिटिविज्म से अट्रैक्ट हो रहे थे उस तरफ, कहीं ना कहीं जर्मन फिलोसोफर्स जो है वो इस सर्कल से दूर है। So, undoubtedly, the organizational energies of the circle did much to bring into being in the 1930s an international community of empiricists. This was largely a consequence of circle's isolation with German countries themselves. So, German countries से distance रखने का एक consequence ये भी रहा कि एक international community of empiricists को ये circle attract कर पाया। Internationally जो empiricism फिलोसोफर एम्पिरिसिस्ट के प्रोपोनेंट्स थे उसको इस सर्कल ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अब ये सर्कल ने पब्लिशिंग करना शुरू कर दिया था, पब्लिश करना शुरू कर दिया था, ये जर्नल को टेक ओवर करा और उसने बहुत सारी वियना सर्कल और उसके एसोसिएट्स की थियोरीज एंड फिलोसफीज एंड मोनोग्राफ्स को पब्लिश किया और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज भी किया। 1930s के टाइम तक आते आते अब वियना सर्कल जो था वो एज अ ग्रुप डिसइंटीग्रेट हो गया। 1931 ने कार्नैप ने वियना सर्कल को छोड़ दिया, फीगल आयोवा चले गया, फिर बाद में मिनेसोटा ग्रीक चला गया, हान डाइड, फिर ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड कहीं ना कहीं श्लिक को गोली मार दी गई। सो सर्कल की मीटिंग्स कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो गई 1930s के एंड तक, और फॉर्मली ये जो अर्नस्ट मैक्स सोसाइटी थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया 1938 तक। सो जो पब्लिकेशंस थी नाउ, अब ये जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में तो वैसे ही नहीं बेची जा सकती थी, एंड द थिंग दैट हैपेंड वाज दैट 1938 तक तो कहीं ना कहीं लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो था वो भी एक एंड पर आ गया, एंड लॉजिकल एम्पिरिसिज्म में वो मिल गया। डिफरेंस लॉजिकल एम्पिरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म में एक ये है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आउटलुक के ऊपर फोकस करता है और एक मॉडर्न एम्पिरिसिज्म के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था और जो पॉजिटिविस्ट थे ये ट्रेडिशनल फिलोसफी को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, मैक ने डिनाइड करा कि वो एक फिलोसोफर नहीं था, वो साइंस को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ उसको उसके मेटाफिजिकल एलिमेंट्स और वगैरह से, तो मैक ने हमेशा ये बोला कि वो कोई फिलोसफी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था बट कि डिफरेंट साइंसेस को यूनिफाई कर रहा था। तो वियना सर्कल का यही एटीट्यूड था, वो अपने आप को एज अ फिलोसफिकल सर्कल कम मानते थे और एक यूनिफाइंग सर्कल फॉर साइंस ज़्यादा मानते थे। श्लिक एक एक्सेप्शन था। श्लिक ने बोला कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ फिलोसफी ने एक नया टर्न लिया है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक फिलोसफी ही है। कार्नैप बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था और उसने बोला कि हम फिलोसफिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते बल्कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस को रिजेक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल फिलोसफी को। तो अकॉर्डिंग टू कार्नैप फिलोसफी को पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, रेनोवेट नहीं, फिलोसफी को ही खत्म करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज एंड ओपिनियंस अगेंस्ट फिलोसफी कुछ के। तो सो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो थे उन्होंने हमेशा से यही देखा है कि अनडाउटेडली इट्स intransigent attitude to philosophy can in part be explained by the peculiar character of German idealism and its hostility to science। तो एक इसका रीज़न ये भी देखा जा सकता था कि जो जर्मन आइडियलिज्म था वो बहुत ज़्यादा फिलोसफी से रिलेटेड था और साइंस के ऑपोजिट में था। इसीलिए वियना सर्कल, क्योंकि वो ऑफ कोर्स जर्मन स्पीकिंग फिलोसफर्स, आई मीन जर्मन फिलोसफर्स या उसके अगेंस्ट थे, उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, नॉट रियली फैन ऑफ द जर्मन्स। तो वियना सर्कल ने जर्मन्स का ऑपोजिट व्यू लिया। अगर जर्मन जो है वो फिलोसफी को प्रोपोगेट कर रहे थे तो इन्होंने साइंस को प्रोपोगेट किया। तो जर्मनी वाज अगेंस्ट साइंस, नॉट जर्मनी एज इन बट Germans, German idealism was against science and towards philosophy. Vienna Circle was towards science and against philosophy. तो उन्होंने फिलोसफी को डिस्ट्रॉय ही करने की बात कही। तो कई जगहों पर उन्होंने
ट्रेडिशनल फिलोसफी को रिजेक्ट किया है, क्रिटिसाइज किया है बहुत अच्छे से। सबसे पहले जो उन्होंने ब्रांच क्रिटिसाइज किया है वो है मेटाफिजिक्स। उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये असर्शंस मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनको किसी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता एक्सपीरियंस से, तो हम कैसे ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स, सुपरनैचुरल बीइंग, आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ, बर्थ रीबर्थ, बीइंग एंड बीइंग की एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दीज असर्शंस? वो मीनिंगलेस असर्शंस है। जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, और जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते वो मीनिंगलेस है। तो एब्सोल्यूट इज बियॉन्ड टाइम जो मेटाफिजिशियंस का क्लेम है, पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ नहीं बताता। एब्सोल्यूट इज बियॉन्ड टाइम, बट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो हाउ डू वी नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू? ह्यूम ने डिस्क्राइब किया था कि ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स सिर्फ सोफिस्ट्री है, इल्यूजन है, सिर्फ धोखा है, झूठ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कोई कांट एंड न्यू कांशियंस ने भी रिजेक्ट किया था इसके, कि ये, मतलब उन्होंने तो इतना भी रिजेक्ट कर दिया था कि ये थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं हो सकती। मैक ने साइंस से सारे मेटाफिजिकल क्लेम्स को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन जो अर्लियर क्रिटिक्स थे मेटाफिजिक्स के हैड जनरली बीन कंटेंट टू डिस्क्राइब इट एज एम्प्टी और यूजलेस और अनसाइंटिफिक। जो अर्लियर क्रिटिक्स थे उन्होंने बस मेटाफिजिक्स को बोला कि ये अनसाइंटिफिक है या यूजलेस है, या फिर खाली इसमें कुछ है ही नहीं, इसका कोई कंटेंट ही नहीं है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो थे वो विटकिंस्टीन्स के ट्रैक्टेटस से इंस्पायर होके उन्होंने मेटाफिजिक्स को पूरा ही मीनिंगलेस बोल दिया। उसके कंटेंट को यूजलेस बोलना तो ठीक, उन्होंने पूरे मेटाफिजिक्स को ही मीनिंगलेस बोल दिया, उसकी स्टडी को मीनिंगलेस बोल दिया। उन्होंने कहा कि ना तो मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस ट्रू है ना फॉल्स है, वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, मीनिंगलेस है, नॉनसेंसिकल है। तो ये असर्ट करना कि एब्सोल्यूट इज बियॉन्ड टाइम, इसका कोई सेंस ही नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी, तो सेकेंड ब्रांच जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया वो थी एपिस्टेमोलॉजी। अब नियो कांटियंस ने कई बार सजेस्ट किया है कि फिलोसफी को हम एपिस्टेमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज तक रिड्यूस कर सकते हैं, जब हम जैसे इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जैसे रियलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जो असर्शंस हैं, अगेन पॉजिटिविस्ट ने बोला कि ये बहुत ही मीनिंगलेस असर्शंस है, जैसे कि मेटाफिजिकल असर्शंस है वो भी थिंग इन themselves, these are meaningless, कोई पॉसिबल वे ही नहीं है इनको वेरीफाई करने का। सो हम दैट द असर्शन दैट देयर इज नॉट एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है। तो पॉजिटिविस्ट का कहना था कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो हमारे एक्सपीरियंस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे एक्सपीरियंस के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बारे में असर्शंस करना इज लाइक रियलिज्म और आइडियलिज्म को भी एपिस्टेमोलॉजिकल थीसिस बोला जाता था, वो भी बिल्कुल मीनिंगलेस थे। तो एपिस्टेमोलॉजी का जितना भी कंटेंट था वो बेसिकली साइकोलॉजी को रिड्यूस करा जा सकता था, ह्यूमन माइंड के वर्किंग्स को रिड्यूस करा जा सकता था, इसलिए एपिस्टेमोलॉजी का फिलोसफी से कोई रिलेशन नहीं था। अब हम थर्ड ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो क्रिटिसाइज करते हैं वो है एथिक्स। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है वो एथिक्स के बारे में डिसएग्री करते थे। वो कहते थे कि ट्रांसेंडेंटल एथिक्स एक रियल्म ऑफ वैल्यूज, मॉरल सेटअप करना, दिस इज बियॉन्ड दी वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, हम नहीं सेटअप कर सकते। जो हम असर्शंस करते हैं अबाउट वैल्यूज या अबाउट मॉरल्स वगैरह, वो भी मेटाफिजिक्स के अंडर ही फॉल करते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स, और इसलिए कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल है। श्लिक जो है वो एथिक्स को मेटाफिजिक्स से फ्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करा था। कार्नैप और अय्यर ने आर्ग्यू करा कि यू नो what are ordinarily taken to be ethical assertions are not assertions at all. Again the same thing कि positivists ने ethics को बहुत ज़्यादा बिल्कुल completely assertions को meaningless proof करा। ठीक है, जैसे कि उनका कहना था कि अगर हम बोल रहे हैं stealing is wrong, तो stealing is wrong कोई ethical proposition या assertion नहीं है, ये सिर्फ किसी एक पर्सन की, एक ग्रुप ऑफ पीपल की, एक फ्रिक्शन ऑफ पीपल का फीलिंग है या ओपिनियन है रिलेटेड टू स्टीलिंग, फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल है या डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, तो या सिर्फ एक तरीका है स्टील ना करने का, तो ये कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती, ये सिर्फ पर्सनल इमोशंस है, फीलिंग्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट थिंग इज फिलोसॉफिकल मीनिंगलेस। इन जनरल पॉजिटिविस्ट
फिलोसफिकल मीनिंगलेस, तो जनरल में ही जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फिलोसफिकल असर्शंस होते थे वो मीनिंगलेस होते थे। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि उन्होंने मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, सभी को रिजेक्ट कर दिया, एंड दे लैक्ड कॉग्निटिव मीनिंग। तो जो एथिकल मेटाफिजिकल जो असर्शंस थे उनका रिलेशन इमोशनल एसोसिएशन के साथ जाता है। जैसे हम जब बोला कि स्टीलिंग इज रॉन्ग या फिर गॉड एग्जिस्ट, तो ये मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस, ये एथिकल प्रोपोजिशंस जो है ना, इनका कोई कॉग्निटिव मीनिंग, कोई इंटेलेक्चुअल मीनिंग नहीं है। ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि वी डोंट वांट कि कोई हर्ट हो, तो हमने बोल दिया स्टीलिंग इज रॉन्ग। तो ये बहुत डिफरेंट है, नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ, इट्स नॉट दैट नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ फिलोसफी, लेकिन फिलोसफी को ऑल टुगेदर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू करते थे कि ये असर्शंस जो हैं कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कन्वे नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ साइंस जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो सारे फिलोसोफर्स जो थे डिड नॉट हैव डिवोटेड देयर अटेंशन टू डिस्क्राइबिंग स्यूडो एंटिटीज, लाइक नॉट ऑल फिलोसोफर्स, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बहुत सारे जो थे वो एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट जैसे फैक्ट, थिंग, प्रॉपर्टी, रिलेशन, इन सब के साथ कंसर्न थे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो जितने भी पॉजिटिविस्ट थे वो सभी जो है ना मेटाफिजिकल या एथिकल प्रोपोजिशंस एंड असर्शंस के बारे में कंसर्न थे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बट देयर वर जैसे कि वो लोग बात कर रहे थे कि फैक्ट्स, प्रोपोजिशंस, रिलेशंस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो कि रसल या विटगेन्स्टीन के ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफिकस में हमें देखने को मिलती है। सो दीज थिंग्स वर ऑल्सो काइंड ऑफ सेंटर ऑफ कंसर्न एंड पॉपुलराइज उस टाइम पे। विटगेन्स्टीन ने सजेस्ट किया कि ट्रैक्टेटस के जो सेक्शंस है जिसमें वो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, तो देयर इज बेसिकली विटगेन्स्टीन राइट्स इन फॉर्म्स ऑफ सिंगल लाइन्ड प्रोपोजिशंस, 1 2 3 ही नंबर करता है उसको, और ऐसे सिंगल लाइन प्रोपोजिशंस की तरह वो लिखता है, नॉट एक्चुअली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बट जस्ट उसका सबसे कंडेंस्ड फॉर्म स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। तो वो ये बताता है कि जो फैक्ट्स के बारे में विटगेन्स्टीन अपने प्रोपोजिशंस में बात करता है ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफिकस में, उसमें वो दिखाता है कि हाउ प्रोपोजिशन कैन पिक्चर फैक्ट्स, कि प्रोपोजिशन की हेल्प से, एंड जितने भी है दे शुड बी रिजेक्टेड एज एंडलेस। नाउ दिस इज समथिंग कि विटगेन्स्टीन खुद अपने उसके बारे में बोल रहा है कि इन विच ही टॉक्ड अबाउट फैक्ट्स और अटेम्प्टेड टू शो हाउ proposition can picture facts must all in the end be rejected as senseless as attempts to say what can only be shown। तो विटगेन्स्टीन का कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी प्रोपोजिशंस हैं जिसमें कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्स की हेल्प से, हम वर्ल्ड को, अरेंजमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सेंसलेस है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिख रही है उसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में या इट इज समथिंग जो कि सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट। तो इट इज इम्पॉसिबल टू पास बियॉन्ड आवर लैंग्वेज टू डिस्कस वॉट आर लैंग्वेज टॉक्स अबाउट। तो अगर हम हमारे लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उसमें डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज का यूज होगा, हम बियॉन्ड लैंग्वेज जाके कोई बात नहीं कर सकते। तो फिलोसफी जो है वो क्लैरिफिकेशन का काम करती है, कोई थ्योरी नहीं है अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टीन। तो थ्योरी नहीं है तो इट्स नॉट कि वो लैंग्वेजेस के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब पिक्चर्स वगैरह के बारे में बता रही है, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टीन। Schlick carried to its extreme Wittgenstein's Tractatus doctrine that philosophy is an activity। तो Schlick ने इस चीज के ऊपर फॉलो अप किया। Schlick के अकॉर्डिंग फिलोसफी जो है वो बताता है कि मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट क्या है, कि एक स्टेटमेंट के मीनिंग में क्या है, दैट कि जो फिलोसफी है वो सिर्फ पॉइंटिंग का काम करती है, वो एक एक्टिविटी है, वो एक इट्स काइंड ऑफ अ मूवमेंट, एक एक्शन है फिलोसफी। ठीक है, तो एक प्रोपोजिशन जो है उसका मीनिंग उसी प्रोपोजिशन में होगा, उसका मीनिंग हम किसी और प्रोपोजिशन के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो therefore we are forced in the end to pass beyond propositions to the experience in which their meaning consist। तो श्लिक का कहना यही है कि फिलोसफी कोई थ्योरी नहीं है जिसे हम पढ़ सके, जिसके एक एक्सप्रेशन को हम दूसरे एक्सप्रेशन या प्रोपोजिशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। एक
एक प्रोपोजिशन का मीनिंग जो है वो बियॉन्ड प्रोपोजिशन जाके हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब हम बता पाएंगे कि ये प्रोपोजिशन ट्रू है, इसका ट्रू मीनिंग वैल्यू क्या है. नाउ ये वाला जो व्यू है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ. ऐसा था कि फिलोसोफर्स अवॉइड नहीं कर सके असर्शंस बनाना, प्रोपोजिशंस बनाना, कि कैसे फिलोसफी एक एक्टिविटी है, थ्योरी नहीं है. तो इतनी राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स एंड लाइंस एंड पैराग्राफ्स ये सब ना लिखना करना. तो विटकिंस्टीन ने ट्रैक्टेटस में करा कि इट इज ऑल्टुगेदर टू पैराडॉक्सिकल टू सजेस्ट दैट ऑल प्रोपोजिशंस अबाउट द रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड लैंग्वेज आर नॉनसेंसिकल, even if important nonsense. Neurath in particular insisted that nonsense cannot be important, cannot act as a ladder by which we arrive at understanding, as Wittgenstein has said. तो Wittgenstein का कहना था कि वो nonsense है पर important nonsense हो सकता है, and then of course Neurath said कि nonsense important नहीं हो सकता. So इससे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा बेसिक पॉइंट ये है कि एक तो पॉजिटिविस्ट जो थे उनका एम या एम नहीं बट उनका उनका जो बेसिक टेंडेंसी थी या बेसिक उनका नेचर था, जिस तरह वो वर्क कर रहे थे, या जो एयर थी वियना सर्कल की या अर्नस्ट सोसाइटी की, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की हम बोलते थे, जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की एयर थी वो थी फिलोसफी को रिजेक्ट करके साइंस को लेकर आना, फिलोसफी को पूरा खत्म, रेनोवेट भी नहीं, उसमें चेंजेस भी नहीं लाना, बट उसको पूरा ही खत्म करता है, क्योंकि फिलोसफी मीनिंगलेस है. वो एक एक्टिविटी है जो कि हम चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, वो फिलोसफी अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिविस्ट. स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में भी कार्नेप ने सजेस्ट किया था कि विटकिंस्टीन ये गलती कर रहा था कि जो ये ऑन्टोलॉजिकल असर्शंस हैं इनका कोई सेंस नहीं है. विटकिंस्टीन ने ये चीज बोली थी कि जो ऑन्टोलॉजिकल सजेशंस हैं दे आर मीनिंगलेस, उनका कोई मतलब नहीं है. नाउ व्हाट वी मीन बाय ऑन्टोलॉजिकल इज समथिंग रिलेटेड टू मेटाफिजिकल. ठीक है, तो जब हम ऑन्टोलॉजिकल की बात कर रहे हैं हम बेसिकली मेटाफिजिकल में बीइंग की बात कर रहे हैं. ओके, कि बीइंग कैसा है, दैट नेचर ऑफ बीइंग, क्योंकि मेटाफिजिकल में हम यूनिवर्स एंड आफ्टर लाइफ एंड वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं. तो मेटाफिजिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच जो कि बीइंग के बारे में डिस्कस करती है, दैट इज व्हाट ऑन्टोलॉजिकल इज. ओके, तो विटगिंस्टीन का कहना था कि ये ऑन्टोलॉजिकल असर्शन जो हम बीइंग के बारे में बोलती है गलत है, ये नॉनसेंस है बेसिकली. कार्नेप का कहना था कि दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट नॉनसेंस. वो मीनिंगफुल असर्शंस थे अबाउट लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि दे आर अ वर्ल्ड बियॉन्ड लैंग्वेज, हमें बियॉन्ड लैंग्वेज जाकर उसको समझने की जरूरत नहीं है. सो ऐसा होता है कार्नेप से की अपीयरेंस है उनका कि वो अबाउट दी वर्ल्ड है या फिर लैंग्वेज एंड वर्ल्ड का रिलेशन है. बट द थिंग इज व्हाट कार्नेप इज टेलिंग इज कि एक रॉन्ग नोशन फॉर्म हो गया है अबाउट दिस. ये जो मटीरियलिस्टिक मोड में हम एंटर कर गए हैं इसकी वजह से एक रॉन्ग नोशन फॉर्म हो गया इन सब चीजों के बारे में. नाउ देखिए व्हाट कार्नेप डज इज वो 3 क्लासेस के सेंटेंसेस को डिस्टिंग्विश करता है कि जो सेंटेंसेस उनको हम 3 पार्ट्स में या 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहले है ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, दूसरा है स्यूडो ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस एंड थर्ड इज द सिंटैक्टिकल सेंटेंसेस. ठीक है, अब जैसे कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस मतलब मैथमेटिक्स का कोई स्टेटमेंट सेंटेंस, साइंस का कोई स्टेटमेंट, ये ऑर्डिनरी सेंटेंस है, वो है ऑब्जेक्ट सेंटेंस. जैसे कि 5 इज अ प्राइम नंबर, लायंस आर फियर, ये सब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंटैक्टिकल सेंटेंसेस. ये है सेंटेंसेस जो कि हमें रूल्स बताता है कि कैसे वर्ड्स को यूज करना है, हमें वर्ड्स के बारे में बताता है, उनके यूज के बारे में रूल्स बताता है. तो वो सिंटैक्टिकल, सिंटैक्स जिसे हम बोलते हैं, सिंटैक्स से सिंटैक्टिकल आया है कि वो उनका बेसिकली यूज बताते हैं कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है. जैसे 5 इज नॉट अ थिंग वर्ड बट अ नंबर वर्ड. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें वर्ड्स का यूसेज बता रहे हैं. लायन इज अ थिंग वर्ड, थिंग वर्ड एंड नंबर वर्ड मतलब कि 5 किसी चीज का नाम नहीं है, एक नंबर का नाम है. लायन किसी नंबर का नाम नहीं है, लायन किसी चीज का नाम है, एक एनिमल का नाम है. तो ये हो गए सिंटैक्टिकल सेंटेंसेस जो हमें सिंटैक्स बताते हैं कहाँ पर वर्ड्स को यूज करना है. जो स्यूडो ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस हैं वो है पेक्यूलियर टू फिलोसफी.
जो स्यूडो सेंटेंसेस हैं ये लगते ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस जैसे हैं, बट एक्चुअली में ये सिंटैक्टिकल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि हम उनको मटेरियल मोड से फॉर्मल मोड में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट वी मीन इज कि दे लुक एज इफ दे आर अबाउट ऑब्जेक्ट into that is from sentences which look as if they are about objects into sentences which are about words। तो हम उनको मटेरियल मोड, मटेरियल यानी कि ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक थिंग, तो मटेरियल मोड से यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस से हम उसको करते हैं फॉर्मल मोड में यानी सिंटैक्टिकल सेंटेंसेस में। तो हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस है, बट एक्चुअली होते हुए सिंटैक्टिकल सेंटेंसेस है। जैसे कि एग्जांपल है, 5 इज नॉट अ थिंग बट अ नंबर। ओके, अब 5 इज नॉट अ थिंग, हमें लग क्या रहा है कि ये 5 किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, बट एक्चुअली में ये यूसेज ऑफ 5 वर्ड बता रहा है, या ये उस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज 5 वो चीज नहीं है, वो नंबर है। लायंस आर थिंग्स, अब लायंस आर थिंग्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस है कि दिस इज अबाउट एन ऑब्जेक्ट जो कि है लायंस, लेकिन एक्चुअली में ये एक सिंटैक्टिकल सेंटेंस है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि व्हाट आर लायंस, उस वर्ड को एक्सप्लेन हमें कर रहा है कि लायंस को हमें क्या यूज करना है। हम नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू ईट लायन बनानास, क्योंकि या हम नहीं बोल सकते कि देर आर 5 इन द जंगल, हमें बोलना पड़ेगा देर आर लायंस इन द जंगल एंड आई वॉन्ट टू ईट 5 बनानास। तो एक बार ये सेंटेंसेस को हम जब कन्वर्ट कर देते हैं मटेरियल मोड से फॉर्मल मोड में, तब हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो मटेरियल मोड है उनको डिस्कस करना मुश्किल है, मटेरियल मोड के जो सेंटेंसेस है, बिकॉज दे आर बेसिकली जस्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स। हमने एग्जाम्पल देखा लायंस आर फियर्स, अब लायंस आर फियर्स एक स्टेटमेंट हो गया लायंस के बारे में। तो लायंस आर थिंग्स एंड लायंस आर फियर्स के बारे में डिफरेंस ये है कि लायंस आर फियर जो है वो एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन लायंस आर थिंग्स एक सिंटैक्टिकल सेंटेंस इसलिए क्योंकि वो लायन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि व्हाट आर बेसिकली लायंस। अब सिंटैक्टिकल डिस्प्यूट्स को हम सेटल कैसे करेंगे? सपोज एक फिलोसोफर असर्ट करता है और दूसरा डिनाई करता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आर क्लास एक्सप्रेशंस ऑफ द सेकंड लेवल। अब क्या ये सिंटैक्टिकल सेंटेंस है, नहीं है? व्हाट आर दीज? कार्नैप का ट्रांसलेशन ऑफ नंबर्स आर क्लासेस ऑफ क्लासेस। तो कार्नैप ने क्या करा, जैसे हम लॉजिक में यूज करते हैं ऑल एसएसपी, तो कार्नैप ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, नंबर्स आर क्लासेस ऑफ क्लासेस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आर क्लास एक्सप्रेशंस ऑफ द सेकंड लेवल। हम कैसे बोले कि ये कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से? ये जो सारे स्टेटमेंट्स है कार्नैप आर्ग्यू करता है रिलेटिव टू अ लैंग्वेज। तो ये जो सेंटेंसेस हमारे पास है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आर क्लास एक्सप्रेशंस ऑफ द सेकंड लेवल, या जो दूसरा सेंटेंस है नंबर्स आर क्लासेस ऑफ क्लासेस, दे आर ईदर स्टेटमेंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग लैंग्वेज या प्रपोजल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लैंग्वेज। तो या तो हम एग्जिस्टिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, किसी नई लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स आल्सो इज अ लैंग्वेज, वो भी अपने आप में एक वेल फॉर्म लैंग्वेज है। तो अगर हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करें इन लैंग्वेज एल and such and such expression is of such and such type, it can be immediately determined whether such a syntactical sentence statement is true by examining the language in question। तो अगर हमें ये पता करना है कि जो सिंटैक्टिकल स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें कंसिडर करना है जो लैंग्वेज उस सेंटेंस में मेंशन्ड है। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि काइंड ऑफ कि हम लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ जो सर्कल था या जो पॉजिटिविस्ट थे वो लैंग्वेज को कैसे व्यू करते थे। कार्नैप का जैसे कहना था कि हमें बियॉन्ड लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज को समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिविज्म में क्या प्रॉब्लम्स थी। देयर वर सम लूपहोल्स इन पॉजिटिविज्म एज वेल। सबसे पहला है वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल। ये वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो हमने विटगेनस्टीन से लिया था। तो जो पॉजिटिविस्ट थे या जो पॉजिटिविज्म था वो बेसिकली रिलाई करता था वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल पे। हमने भी प्रोपोजिशंस की बात करी कि वो कैसे प्रोपोजिशन को वेरीफाई करने के लिए हमें उसके मीनिंग के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, प्रोपोजिशन का मीनिंग ही प्रोपोजिशन को वेरीफाई करेगा। तो द स्टेटस ऑफ दैट प्रिंसिपल वाज बाय नो मीन्स क्लियर। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ अ प्रोपोजिशन इज द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन। उसका मीनिंग ही उसकी वेरिफिकेशन का मेथड है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग जो कि हम एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन में बोलेंगे, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। हमारे पास इसमें क्लियर स्टेप्स नहीं है, क्लियर रूल्स नहीं है। जो भी साइंटिफिक प्रोपोजिशंस होंगे या जो साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें प्रॉपर
रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसे वन बाय वन हमें फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होती है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, मीनिंग ऑफ अ प्रोपोजिशन इज द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन, इसमें कोई प्रॉपर मेथड नहीं दी हुई है, तो क्या ये मीनिंगलेस हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोपोजिशन नहीं है। इस वजह से ये जो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल है, इसको भी कहीं ना कहीं कि व्हाट यू मीन मीनिंग इज द मेथड फॉर वेरिफिकेशन। Faced with this difficulty, the logical positivists argue that it ought to be read not as a statement but as a proposal. तो पॉजिटिविस्ट ने अपना स्टैंड क्या बताया इसमें कि इसको हमें एक स्टेटमेंट की तरह नहीं पढ़ना है, ये एक प्रपोजल है, एक रिकमेंडेशन है, जिससे कि अब रिकमेंडेशन की प्रोपोजिशंस को जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसका मीनिंग वेरीफाई नहीं हो जाता, मतलब ऑन फेस वैल्यू प्रोपोजिशंस को ना एक्सेप्ट किया जाए, उसको पहले वेरीफाई करें विद द हेल्प ऑफ इट्स मीनिंग। बट देन अगेन दिस इज अगेन एज कंफ्यूजिंग एज इट वाज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, या जो प्रोपोजल अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट। अब पॉजिटिविस्ट जो थे वो तो मेटाफिजिक्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेटाफिजिशियंस ने भी अपना कमेंट इस बारे में दिया। ओके, व्हाट डिड दे से इज, तो अब देखो, the positivists were against metaphysics, not against metaphysics as such, but yeah, the metaphysical theory or metaphysics as a something part of philosophy. तो metaphysicians जो थे वो भी पीछे नहीं रहे, they also came out to criticize. Recognition of this difficulty led Carnap to suggest that the verifiability principle is an explication or contribution to the rational reconstruction of such concepts as metaphysics, science, and meanings to be justified on the quasi-pragmatic grounds, that if we ascribe meaning only to the verifiable, we shall be able to distinguish forms of activity which are otherwise likely to be confused with one another. तो कार्नैप ने क्या बोला कि ये जो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल है ये बेसिकली एक रैशनल रिकंस्ट्रक्शन है या एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लिकेशन है, मतलब ये बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में है जो मेटाफिजिक्स, साइंस, मीनिंग वगैरह से रिलेटेड है, कि इफ वी ascribe मीनिंग ओनली टू द वेरीफाइबल वी शैल बी एबल टू डिस्टिंग्विश फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी। तो कार्नैप का कहना था कि अगर हम वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हम जो एक्टिविटी, जो एक्चुअली फिलोसफी है, जिसको वो लोग मानते हैं कि फिलोसफी शुड बी एन एक्टिविटी, हम उस एक्टिविटी को बाकी चीजों से के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। It is not, however, by any means clear in what way the verifiability principle can be invoked against a metaphysician who takes as his point of departure that his propositions clearly have a meaning. The most that can be said is the onus is that the onus is then on the metaphysician to distinguish his propositions from others which he would certainly have to admit to be meaningless. So the thing goes on, metaphysicians ने कहा कि how can you say metaphysical propositions meaningless है, अगर हम ये verifiability principle का यूज कर रहे थे क्योंकि उसका मीनिंग ही उसकी वेरिफिकेशन है, और जब तक हमने उसके मीनिंग के साथ propositions को वेरीफाई नहीं किया तो उसके पहले हम proposition को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, what positivists are saying. तो देन अगेन उन्होंने मतलब द पॉजिटिविस्ट सेड दैट दे हैव टू सर्टेनली हैव टू एडमिट कि कौन से मीनिंगलेस प्रोपोजिशंस हैं, कौन से नहीं है एंड स्टफ, की पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग तो वेरीफाई प्रोपोजिशंस को कर ही नहीं सकते हैं मेटाफिजिकल, क्योंकि वो है ही मीनिंगलेस। वेरिफिकेशन के लिए हमें उसका मीनिंग चाहिए, बट वो प्रोपोजिशन ही मीनिंगलेस है तो उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। A second set of problems, जो कि hinged on the nature of entities to which the verifiability principle applies. Since propositions had ordinarily been defined as that which can either be true or false. हम proposition को कैसे define करते हैं कि या तो वो true होगा या false होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा। It is not possible कि वो ना true है ना false है, वो या तो true होगा या false होगा। तो ये चीज सजेस्ट करना कि proposition meaningless था, this is a difficulty. How do you suggest कि proposition के पास कोई meaning ही नहीं है? It was no less odd to suggest that a set of words could be verified even if there was no doubt that it could be meaningless. तो अगर वो कह रहे हैं कि ये proposition meaningless है उसके बाद भी उसको verify करना verifiability principle से, Ayer suggested as an alternative the word statement, कि sentence की जगह हमें word use करना चाहिए statement. The problem were a purely terminological one, but it is a serious question whether true, false and meaningless are alternative descriptions of the same kind of occurrence, or whether to describe a sentence as meaningless is not tantamount to denying that any statement has been made, any proposition put forward. This would have the consequence that we can consider whether a statement is verifiable only we have settled the question of meaning of sentence used to make the statement. So then again, this is again a very picky
क्रिटिसिजम्स हम बोल सकते हैं कि हाउ डू यू से, व्हाट डू यू मीन मीनिंगलेस, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये प्रोपोजिशन डजंट हैव अ मीनिंग। तो आई ने बोला कि सेंटेंस की जगह हमें उसे स्टेटमेंट का वर्ड यूज करना है। देन यू नो वेदर इट इज वेरीफाइबल, वो हम तभी बोल सकते हैं जब हमने मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया द सेंटेंस यूज टू मेक द स्टेटमेंट, कि हम जो जिस सेंटेंस का यूज किया गया है स्टेटमेंट बनाने के लिए, उस सेंटेंस का मीनिंग अगर हमने एक बार देख लिया तो उसके बाद हम फिर स्टेटमेंट्स के बारे में बोल सकते हैं. सो दिस इज ऑल वेरी पिकी क्रिटिसिज्म. Logical positivists जो थे were much more concerned about the fact that the verifiability principle threatened to destroy not only metaphysics but also science. कि जो verifiability principle थी, जैसे Mack had been happy to purge the sciences, logical positivists ordinarily took for granted the substantial truth of contemporary science. Thus, it was a matter of vital concern to them when it became apparent that the verifiability principle would rule out as meaningless all scientific laws. तो जब ये क्रिटिसिजम्स आने लगे कि जो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल है वो तो फिजिकल प्रोपोजिशंस पे अप्लाई ही नहीं होते, क्यों नहीं होते, तो ये एक इशू आया फॉर पॉजिटिविस्ट कि अगर मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस को वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम नहीं मीनिंगलेस प्रूव कर पा रहे हैं, या अगर मान लो हमने कर दिया तो फिर सारे साइंटिफिक जो लॉज है वो भी मीनिंगलेस प्रूव हो जाएंगे. अगर हमने वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करके अगर मेटाफिजिक्स को प्रूव कर दिया कि वो मीनिंगलेस है तो साइंटिफिक लॉज भी मीनिंगलेस हो जाएंगे. फॉर सच लॉज आर बाय द नेचर ऑफ द केस नॉट कंक्लूसिवली वेरीफाइबल. देयर इज नो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस सच दैट हैविंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग टू द ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक लॉ. कि जो बात की जा रही थी कि प्रोपोजिशन के बियॉन्ड जाके उसको एक्सपीरियंस करें, तो साइंटिफिक लॉज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. श्लिक ने सजेस्ट किया कि लॉज को स्टेटमेंट्स की तरह नहीं लेकिन रूल्स की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, जो कि एक सिंगुलर स्टेटमेंट से दूसरे सिंगुलर स्टेटमेंट में पास हो रहा है. तो their inference licenses, Neurath and Carnap objected to this on the ground that scientific laws are used in science as statements, not as rules. तो वही बात कि हम rules की तरह नहीं, हम scientific statements की तरह उन scientific laws को use करते हैं. जैसे कि अगर ये attempts किए जा रहे हैं जिसमें कि scientific laws को falsify कर दिया जाए, तो फिर हम अगर ये attempt हो गया successful तो हम एक rule को falsify या false नहीं prove कर सकते हैं. Furthermore, Carnap pointed out, ordinary singular statements are in exactly the same position as laws of nature. कि जो there is no set of experiences such that if I have these experiences, there must be, for example, a table in the room. तो what Carnap ने बोला है इसकी जो ordinary singular statements है, जो ये scientific laws हैं, ये बिल्कुल nature की तरह है. हम एक टेबल जो रूम में पड़ी है ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो इन रीजंस की वजह से जो वेरीफाइबिलिटी था, अब पॉजिटिविस्ट ने क्या किया, वेरीफाइबिलिटी को चेंज कर दिया कन्फर्मेबिलिटी के साथ, ठीक है, या फिर टेस्टेबिलिटी के साथ. तो सबसे पहले जो एक प्रोपोजिशन का मीनिंग था उसको हम कैसे देखते थे, एक्सपीरियंसेस के साथ, ये पता करने के लिए कि प्रोपोजिशन ट्रू है कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस को देखकर. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट फायर इज हॉट, ये एक प्रोपोजिशन है, तो हमने एक्सपीरियंस करके देखा कि यस फायर इज हॉट. अब it was reduced to a much weaker thesis that a proposition has a meaning only if it is possible to confirm it, that is to derive true proposition from it. तो पहले तो जो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल था वो बहुत स्ट्रांग था कि हम विद एक्सपीरियंस उसको वेरीफाई करके देखेंगे वो ट्रू है कि नहीं है. अभी जो कन्फर्मेबिलिटी वाली प्रिंसिपल वाला या टेस्टेबिलिटी आया, मतलब कि एक प्रोपोजिशन के पास या प्रोपोजिशन मीनिंगफुल है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए अब क्या करना होगा, ये देखना होगा कि उस प्रोपोजिशन से बाकी ट्रू प्रोपोजिशंस आते हैं कि नहीं है, वो उसके अकॉर्डेंस में है कि नहीं है. तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस है was prepared to admit that a language might be constructed in which only verifiable propositions would count as meaningful. He was content to point out that such a language would be less useful for science than a language which admits general laws, but most positivists interested as they were in the actual structure of science simply replaced the verifiability principle by a conformability principle. So the things kept on happening कि verifiability को भी जिस तरीके से criticize किया था, अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड कुछ ज़्यादा ही एकदम
लॉग्ड था, तो ये जो नया प्रिंसिपल था ये कुछ ज़्यादा ही वीक था, कन्फर्मेबिलिटी वाला, कि बस अगर ट्रू प्रोपोजिशन निकल के आ गया तो वो प्रोपोजिशन के पास मीनिंग हो गया। जैसे कि जो न्यू प्रिंसिपल था उसमें मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन जैसे इधर इट इज रेनिंग और द एब्सोल्यूट इज नॉट परफेक्ट। तो अब ये कन्फर्मेबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये बहुत ही एक वीक प्रिंसिपल था, जिससे कि whether the conformability principle can also be stated as to act as a method of distinguishing between metaphysical statements as meaningless and scientific statements as meaningful remains a question of controversy। कि वो ये conformability principle ये distinguish कर पाए कि metaphysical principles meaningless है और scientific principles meaningful है, ये भी बहुत problematic था। जो सेकंड प्रॉब्लम आता है, देखिए पॉजिटिविस्ट क्या करना चाह रहे थे, दे सेट आउट ऑन द गोल कि उन्हें करना है फिलोसफी को डिस्ट्रॉय एंड साइंस को यूनिफाई। जो वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस थी उनको करना है यूनिफाई। नाउ वेरीफायर्स या कंफर्मर्स क्या, ये तो हमने एक देख लिया। मैक का एक बहुत मेन कंसर्न जो था वो था साइंस को यूनिफाई करना। ये व्यू रिजेक्ट करते हुए कि साइकोलॉजी सिर्फ इनर वर्ल्ड के बारे में है और वो आउटर वर्ल्ड से डिफरेंट है, तो एक क्या बात थी कि साइकोलॉजी जो है वो इनर माइंड और इनर वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है या वो करती है, एंड जो फिजिकल साइंस है या फिजिक्स है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड की स्टडी करती है। तो ये यूनिफिकेशन जो था इंटरनल एंड एक्सटर्नल में साइकोलॉजी एंड फिजिक्स का, क्योंकि साइकोलॉजी एक प्रॉपर साइंस की तरह ना लीन हो, मतलब हो सकता है इस तरीके से उसे ना ट्रीट किया जाए। तो ये जो डॉक्ट्राइन की दोनों फिजिक्स एंड साइकोलॉजी डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस मेड सच यूनिफिकेशन पॉसिबल। साइंस को उन्होंने किस बेसिस, मतलब इन दोनों को किस बेसिस पे यूनाइट किया, इस बेसिस पे कि दोनों ही एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। इन हिज अर्लियर राइटिंग्स Carnap tried to show in detail how the world could be constructed out of experience linked together by relations of similarity। तो यहाँ पर उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस तो दोनों को यूनिफाई कर दिया, लेकिन एक नई डिफिकल्टी आई, वन अबाउट हाउ इट इज पॉसिबल टू शो दैट वन पर्सन्स एक्सपीरियंसेस आर आइडेंटिकल विद द अदर्स। तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस है वो तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, और अगर वो सब्जेक्टिव है जैसे कि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइंस को तो सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे वेरीफाई किया जा सकता है। साइंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट अगेंस्ट फिलोसफी ऑब्जेक्टिविटी है। साइंस हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, एंड साइकोलॉजी जो इनर वर्ल्ड के साथ डील करता है वो भले एक्सपीरियंसेस के साथ डील करे। उन्होंने यूनिफिकेशन इस पॉइंट पे बनाया कि दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंसेस तो सब्जेक्टिव होता है, हर पर्सन का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है इन द सेम सिचुएशन एट द सेम टाइम। टू श्लिक जो है वो एक नई चीज लेकर आया, कंटेंट और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। तो व्हाट ही सेड इज कि एक्सपीरियंसेस तो हर किसी के अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस का कंटेंट अलग होता है लेकिन एक्सपीरियंसेस का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ही आर्ग्यूड कि कंटेंट ऑफ आवर एक्सपीरियंस इज आइडेंटिकल विद द कंटेंट ऑफ एनी अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस। जैसे कि व्हाट ही सीज व्हेन ही सेज दैट ही सीज रेड इज आइडेंटिकल विद दैट with what we see when we are seeing something red. For scientific purposes, however, this does not matter in the slightest. Science is interested only in the structure of our experience, so that provided, for example, we all agree about the position of red on a color chart, it is of no importance whether our experience of red differs. तो स्लिक जो है वो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस लेकर आता है कि हमारा कंटेंट तो सेम है, हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कंटेंट जो है हमारे उसका वो सेम है, हम अगर रेड है तो रेड ही हमारे एक्सपीरियंस का कंटेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई मिठाई खा रहा है तो स्वीटनेस ही उसके एक्सपीरियंस का कंटेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं। तो श्लिक को लगा कि ऐसे जो एक्सपीरियंस है आर व्हाट गिव्स कंटेंट मीनिंग टू साइंस, कन्वर्टिंग इट फ्रॉम अ कंसेप्टुअल फ्रेम इनटू रियल नॉलेज। दस इट अपीयर्स दैट द अल्टीमेट कंटेंट ऑफ साइंस लाइज बियॉन्ड ऑल पब्लिक ऑब्जर्वेशंस। की साइंस का जो अल्टीमेट कंटेंट है वो पब्लिक एक्सपीरियंस के बियॉन्ड ही लाई करता है, और ये वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं कि कोई पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर भी रहा है कि नहीं, तो दिस इज समथिंग अनदर थिंग कि कंटेंट और स्ट्रक्चर में तो उन्होंने करा। तो जैसे जैसे क्रिटिसिजम्स आते गए, पॉजिटिविस्ट ट्राई टू कीप अप विथ इट, कीप आंसरिंग इट।
जो थर्ड प्रॉब्लम पॉजिटिविज्म के साथ है, एक तो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल, एक है साइंस को यूनिफाई करने के लिए जो उन्होंने सेट आउट किया था वो यूनिफिकेशन नहीं कर पाए, तीसरा है फिजिकलिस्ट थ्योरी। अब ऑफ कोर्स साइंटिफिक ट्रूथ प्राइवेट है या वो है, इन सब के साथ तो काफी मतलब डिससेटिस्फैक्शन था बिकॉज इट वाज नॉट वेरी क्लियर या इट वाज नॉट वेरी fruitful. Neurath was led to reject the view which logical positivists have so far taken for granted that its experiences verify propositions. Only a proposition, he argued, can verify a proposition. न्यूरथ ने बोला कि एक proposition को सिर्फ दूसरा proposition verify कर सकता है. कार्नैप ने इस conclusion को accept कर लिया और protocol statement का conception या protocol statement का idea develop कर लिया. जो protocol statement है वो verification का ultimate point है. जैसे कि एक ऐसा statement that to understand its meaning and to see that it is true are the same thing. उसका meaning समझना और ये देखना कि वो सच है वो एक ही चीज है. तो कैनैप ने सजेस्ट किया कि एक प्रोटोकॉल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स अ प्राइवेट एक्सपीरियंस इवन दो एवरी सच स्टेटमेंट इंडीड एवरी स्टेटमेंट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो कैनैप ने क्या बोला कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो भले ही प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन हम उसको पब्लिक एक्सपीरियंस में या पब्लिक लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे फिजिकल लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके हम उसको पब्लिक को भी मतलब टू मोर नंबर ऑफ पीपल हम उसको शेयर कर दे सके. तो जैसे कि उस फॉर्म के स्टेटमेंट्स हियर नाउ एन एक्सपीरियंस ऑफ रेड, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ रेड. सो दिस फिजिकलिस्ट thesis was expressed in the weaker form that every statement is linked by means of correspondence rules with the statement of physics. तो कार्नैप ने क्या सजेस्ट किया कि ये जो फिजिकलिस्ट थ्योरी है ये बेसिकली ये है कि हम स्टेटमेंट्स को लिंक कर रहे हैं फिजिकल स्टेटमेंट्स के साथ, फिजिक्स के स्टेटमेंट्स के साथ. तो ये थी फिजिकलिस्ट थ्योरी पॉजिटिविस्ट की जो कि अगेन बहुत क्रिटिसाइज थी. न्यूरथ अभी भी डिससेटिस्फाइड था. प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स जो है they must form a part of science is distinct from merely being translatable to into language. तो वो एक अलग ही फॉर्म ऑफ साइंस होना चाहिए वरना साइंस जो है वो अभी भी प्राइवेट एक्सपीरियंस के ऊपर रेस्ट करे. मतलब न्यूरथ अभी भी डिससेटिस्फाइड था इसके लिए कि व्हाट डू यू मीन प्राइवेट एक्सपीरियंस को या हम कैसे पब्लिक उसमें सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स में बना सकते हैं. तो प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स must take such form as Otto Neurath reports that at 3:15 p.m. there was a table in the room perceived by Otto. ये होने चाहिए प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स according to Neurath. The effect of this suggestion, as Schlick remarked with horror, is to leave open the possibility that the basic protocol statements may not be true. They, rather than some natural law with which they are incompatible, can be rejected as false. Schlick persisted in arguing that the ultimate confirmations of scientific propositions must be experiences of the form here, now, blue, which he described as the only synthetic statements which are not hypothesis. Carnap came to agree with Neurath, however, that all synthetic statements are hypothesis. तो न्यूरथ का कहना था कि सारे इफ वाले फॉर्म में, हाइपोथेसिस वाले फॉर्म में जिसको वेरीफाई अभी वो नहीं था, लेकिन श्लिक का कहना था कि ब्लू, हियर नाउ ब्लू, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक हाइपोथेसिस नहीं है, सिंथेटिक स्टेटमेंट है. At first, indeed, Carnap replied to Neurath by invoking his principle of tolerance. One has a free choice, he argued, between a language which incorporates protocol statements and language into which they can be translated. चीजें हैं कि जो प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स है उसको एक से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जिससे कि हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो ही हैज मूव्ड मोर एंड मोर इन न्यूरथ्स डायरेक्शन. स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म द बॉडी कार्नैप इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रीन सीइंग. ही नाउ सजेस्ट दैट आर सफिशिएंट टू एक्ट एज कंफर्मेशंस कि अब ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कैनैप अभी कोई ग्रीन चीज को देख रहा है. तो अकॉर्डिंग टू कैनैप, ये जो न्यूरथ ने भी बोला था कि वो न्यूरथ के साथ एग्री करा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में कंफर्मेशन है. एंड यहाँ पे फिनोमिनल लैंग्वेज को पॉइंट आउट करना जरूरी है जो कि मैक ने बोला था कि इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, बेसिक लैंग्वेज ऑफ साइंस. बट कैनैप स्टिल राइट्स एज इफ द इशू बिटवीन फिजिकलिस्ट एंड नॉन फिजिकलिस्ट hinges on the choice of a language. Logical positivism, we might say, split into three groups: one asserting physicalism, one rejecting it, and the third expressing a preference for the physicalist language. तो ये तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो गया. एक जो फिजिकलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, दूसरा जो फिजिकलिस्ट थ्योरीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, और तीसरा जो थोड़ा सा लीन कर रही थी फिजिकलिस्ट थ्योरीज के तरफ. तो जो लॉजिकल सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज था, कैनैप ने आर्ग्यू किया था कि जितने भी स्टेटमेंट्स है जो मीनिंग या सिग्निफिकेंस या स्यूडो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनको सिंटैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए. तो जो मीनिंग वगैरह बताते हैं, जो यूसेज बताता है, जो स्यूडो सेंटेंसेस है, उनको सिंटैक्टिकल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहिए. जैसे कि this letter is about the son of Mr. Miller has to be read as asserting that in this letter a sentence occurs which has the expression the son of Mr. Miller as its subject. तो this letter is about the son of Mr. Miller में son of Mr. Miller जो है वो उसका subject हो गया. ये बहुत implausible था
and clearly a letter can be about the son of Mr. Miller without using the phrase son of Mr. Miller. तो son of Mr. Miller को अगर हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ये सब्जेक्ट तो वेरी मच रिप्लेसेबल है. फिर टास्की के इन्फ्लुएंस के अंडर कैनप ने डिसाइड किया कि उसकी ओरिजिनल थीसिस जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी, बहुत लिमिटेड थी. फिलोसफी को हैड टू रिफर टू सिमेंटिकल एज वेल एज सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ताकि एक साइंटिफिक satisfactory explication दे सके. For example, the conception of truth. Now, Carnap found himself in opposition to Neurath to try to pass beyond language of to what language signifies. Neurath argues is at once to reintroduce the transcendental entities of metaphysics. तो न्यूरथ ने यही बोला कि जब कि हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो हम बेसिकली ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिक्स के की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अब कार्नैप भी जो था वो न्यूरथ के अगेंस्ट हो गया. The subsequent development of semantics at Carnap's hands would have nothing to relieve Neurath's qualms. Language can be constructed, Carnap argues, in a variety of ways, and the question whether, for example, one accepts a language which includes names for abstract entities is a matter of practical convenience. Not admitting of argument at any other level, the influence of Mach on Carnap's thinking has now been almost entirely dissipated. He writes, rather in the spirit of a Poincaré Duham. So, with this, ये तीन जो थे वो थे criticisms of पॉजिटिज्म या प्रॉब्लम्स ऑफ पॉजिटिविज्म जो पॉजिटिविस्ट को फेस करना पड़ा था, और तीनों का ही कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है. चाहे वो फिजिकलिस्ट थ्योरी हो, चाहे वो यूनिफिकेशन ऑफ साइंस हो, या चाहे वो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल हो. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो था वो अपने आप में एक सेक्ट माना जाता था, और वो डिसइंटीग्रेट हो गया 1938 तक. बहुत सारे वेज थे जिसमें उसने इंटरनेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, एब्जॉर्ब किया. उस समय जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे उसको एब्जॉर्ब किया. इश्यूज आए उनको मतलब इश्यूज भी थे जिसने ग्रुप्स को डिवाइड किया. फिर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्क होता रहा. ओरिजिनली इट सेट अप अ सीरीज ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्ट मेटाफिजिक्स और साइंस के बीच में, लॉजिकल और फैक्चुअल ट्रूथ के बीच में, वेरीफाई और नॉन वेरीफाइल के बीच में, कॉरिजिबल इनकॉरिजिबल के बीच में. तो बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट इसने सेट किया था. एंड व्हाट कैन बी शोन एंड व्हाट कैन बी सेड, फैक्ट्स एंड थ्योरीज. तो रिसेंट फिलोसफी में ये सारे जो इतने कॉन्ट्रास्ट उसने किए हैं, वेरीफाइबल, नॉन वेरीफाइबल, मेटाफिजिक्स एंड साइंस एंड लॉजिक एंड दिस एंड दैट, ये अंडर अटैक आए हैं. नॉट फ्रॉम मेटाफिजिशियंस बट फ्रॉम फिलोसफर्स who would describe themselves as logical empiricists. Even among those philosophers who would still wish to make the contrast on which the logical positivists insisted, few would believe that they can be made with the sharpness or the case which the logical positivist at first suggested. So logical positivism then is dead, or as dead as philosophical movement ever becomes. Logical positivism खत्म. It has left a legacy behind. जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में ये बिल्कुल फेल हो गई. जर्मन फिलोसफी ने कभी अडेप्ट नहीं किया वेना सर्कल को. उन्होंने हमेशा हाइडेगर और उनके वर्क्स को अडॉप्ट किया है. यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ. एंड रसल, पॉलिश लॉजिशियंस, ब्रिटिश एनालिस्ट, सबका इन्फ्लुएंस भी था और सबके ऊपर भी इन्फ्लुएंस किया. तो it is widely agreed that transcendental metaphysics, if not meaningless, is at least obtuse, that philosophers ought to set an example of precision and clarity, that philosophy should make use of technical devices derived from logic. तो ये चीज़ ज़रूर क्लियर हुई कि हमें टेक्निकल चीज़ों का, लॉजिकल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. Philosophy is not about the